तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम बच्चों, आप सभी को। तो वापस से आ चुके हैं हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का लास्ट पार्ट लेके आपके लिए। आई होप आपको एल्डिहाइड और कीटोन समझ में आया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑल्दो यहाँ तक इस जर्नी तक ऑर्गेनिक के आते आते आपको आधी से अधिक जानकारी तो हो ही गई होगी कि कंपाउंड्स कैसे बिहेव करते हैं, पर आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं विद इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात अगर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखने में तो कुछ ऐसा है, इसकी जानकारी तो आपको है ही। और इसके पास दो ग्रुप भी होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कार्बोनिल ग्रुप और एक होता है एल्कोहल ग्रुप। और इस एल्कोहल ग्रुप के कारण ये एसिड बहुत तेजी से बनाता है, जिसके कारण ये डाइमर्स बना सकता है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, C डबल बॉन्ड O पे जो पोलैरिटी आएगी वही OH पे भी पोलैरिटी आएगी। तो ये अगले कार्बोक्सिलिक बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन अपने काउंटर पार्ट से बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वैक्स लाइक होते हैं। ऑल्दो आपको इससे कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। हमारी कहानी जो स्टार्ट होगी बच्चों बॉइलिंग पॉइंट से होगी। इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन और इनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के जो एल्कोहल होते हैं, कंपेरेबल मतलब सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन वाले, उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्योंकि ये डाइमर भी बना के देते हैं। डाइमर आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, डाइमर मतलब जब दो लोग आपस में मिक्स होके बॉन्ड बना ले तो उसे हम डाइमर कहते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जैसा कि डाइमर हमने आपको बताया है, वेपर फेज में भी, ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेपर फेज में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी तरीके से नहीं टूट पाती है और इसी कारण इनकी सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट होती है। जो सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं, मतलब बेसिकली 4 कार्बन एटम्स तक, वो तो वाटर में डिसॉल्व होता है, पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। और बेंजोइक एसिड तो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है वाटर में और कोल्ड वाटर में भी डिसॉल्व नहीं करता है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की पूरी कहानी बनती है। अगर हम इनकी केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो उससे पहले हमें एक चीज के बारे में बात करनी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर के बारे में। क्योंकि अगर हम ओवरऑल बच्चों बात करते हैं तो ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके लिए हमारे एडिटर साहब ने एक स्लाइड यहाँ छोड़ रखी है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एक केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है बच्चों, देखिए 3 केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकता है। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी एसिड की, जहां पे ये H+ को रिलीज करेगा और कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, है ना। ये इसका हो गया एसिडिक नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कार्बोनिल ग्रुप की। कौन सी बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप की। जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज देगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देगा। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेसिक नेचर। जब ये OH के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वापस से कार्बन पे प्लस चार्ज लाएगा और OH पे कौन सा चार्ज लाएगा बच्चों? माइनस चार्ज लाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो होती है वो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है। आई होप इसमें तो आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा। अब सवाल आता है कि एसिडिक नेचर बढ़ाएं कैसे। तो जितना ज्यादा, देखिए यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तीनों केस में आप ये जरूर देख रहे होंगे कि कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही है। इसमें तो आपको कोई 2 राय 3 राय और कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अगर हम कार्बन पे प्लस चार्ज और बढ़ा सकें तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से लगा हुआ है तो वो इसकी एसिडिटी जो है बच्चों डिक्रीज करता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आने तय होते हैं। और अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो
अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉन्कल ब्रिज की आपको बताया गया है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो ये इसकी एसिडिटी बच्चों क्या करेगा, ये इसकी एसिडिटी बढ़ा देगा। आई होप इन दोनों बातों में तो आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब जहां पे इसका एसिडिक नेचर शो होगा। एक सेकेंड, जहां पे इसका कौन सा नेचर शो होने वाला है, एसिडिक नेचर शो होने वाला है। एसिडिक नेचर मतलब जहां पे क्या ब्रेक करेगा, OH बॉन्ड में से ये ब्रेक होगा, बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, नाम में ही एसिड है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं 12th में, हेलोएल्केन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, उन सबसे अधिक एसिडिक होता है। पर इसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा कैसे, अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। आइए इस पे एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा देखते हैं। अगर CF3COOH है, CCl3COOH है, तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है? फ्लोरीन है, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन जो क्लोरीन के काउंटर पार्ट से ज्यादा एसिडिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस तरीके से अफेक्ट करता है। तो एसिडिक नेचर को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग हैं, कुछ रिएक्शन है जो हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आइए उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन, जो वहां पे बना हुआ है, एंड हाइड्रोनियम आयन। मतलब जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रेक करेगा तो वो एक कार्बोक्सिलेट आयन देगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इस हाइड्रोजन आयन का बनना ही हमें समझा देता है ये बात कि एसिड वहां पे जरूर मिल रहा होगा। पर अगर इसी बात को और सपोर्ट करने की कोशिश की जाए बच्चों कि आखिर ये हो कैसे रहा है, तो हम पहुंचते हैं यहाँ पे कि रिएक्शन विथ मेटल। हमें ये बात पता है कि कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। ये कहानी तो बच्चों में बहुत पहले से पता है कि एसिड प्लस मेटल गिव्स व्हाट, हाइड्रोजन गैस। सेम काम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर रहा है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी मेटल से रिएक्ट करवाते हैं, एक बहुत फेमस मेटल है जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड को बार बार रिएक्ट करवाया जाता है, दैट इज सोडियम, क्योंकि ये सोप बनाने के भी काम आता है। तो क्या होता है बच्चों, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनता है जो बर्न करता है पॉप साउंड से। आई होप ये भी बात आपको समझ में बिल्कुल आ चुकी होगी। उसी तरीके से अगर ये अल्कली से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, मतलब कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी ये बहुत तेजी से देता है। हम लिख देते हैं, ऑल्दो आपने पढ़ रखा है, पर अगर हम लिखेंगे नहीं तो आप फिर बाद में हमें बोलेंगे कि सर ने तो हमें बताया ही नहीं। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर देगा, और सेम रिएक्शन बच्चों कौन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है। उसी तरीके से अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, मान लेते हैं हमने सोडियम कार्बोनेट से करवाया, तो इसका जो मेन प्रोडक्ट आएगा वो सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, और इससे ये कंफर्म होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो H+ रिलीज करके एसिडिक नेचर देता है। तो ये रिएक्शन तो बच्चों बहुत ही कॉमन हो गए। सॉरी, आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड हो रहा है, मतलब नंबर 3 जो आपको बताया गया था। तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड को प्रूव करने के लिए, उसके नेचर को शो करने के लिए कुछ रिएक्शंस है जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मिनरल एसिड से, लाइक H2SO4 और P2O5, यहाँ पे हम लिख देते हैं H2SO4 और P2O5, तो ये बच्चों इस तरीके से एनहाइड्राइड बना देता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ OH कहाँ से जा रहा है, OH कहाँ से जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या बॉन्ड टूटते दिख रहा है बच्चों, OH का बॉन्ड टूटते दिख रहा है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH क्लीवेज के बॉन्ड को कंफर्म करता है।
एनहाइड्राइड को आप इस तरीके से भी लिखा हुआ देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी को कहते हैं एनहाइड्राइड। अब अगर 2 कार्बन का एनहाइड्राइड होगा तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। तो एनहाइड्राइड बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड के OH बॉन्ड क्लीवेज को कंफर्म करता है, क्योंकि अगर यहाँ से OH बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, OH बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो ये कंपाउंड बनने का चांस खत्म हो जाएगा। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी हम बात अगर करते हैं, अगर कहीं पे भी OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, इसका मतलब H2O का फॉर्मेशन हो रहा है और H2O निकलेगा। इसी तरीके से आप OH बॉन्ड का क्लीवेज कंफर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे H2O निकाला। अब दूसरा ईस्टरिफिकेशन, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है। आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा, आपने 11th में भी शायद पढ़ रखा होगा, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो ईस्टरिफिकेशन में अगर हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो आप वापस से देखिए क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक से OH निकल रहा है और यहाँ से H, मतलब हर बार H2O निकलना तय है। और फिर वहां पे बन क्या जा रहा है बच्चों, ईस्टर बन जा रहा है, ईस्टर बन जा रहा है ना। तीसरा रिएक्शन जो इस बात को कंफर्म करता है वो है रिएक्शन विद PCl5, PCl3 और SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। तीनों का रिएक्शन हम कराते हैं तो हम देखते हैं RCOCl बन रहा है तीनों केस में, मतलब एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, तो आइए इस बात को ध्यान दीजिए। अगर RCOH है तो ये अगर जाएगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा ना कार्बन पे बच्चों, और अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तभी तो क्लोरीन रिएक्ट कर पाएगा, तभी तो क्लोरीन रिएक्ट कर पाएगा। अगर H टूटता तो O पे भी माइनस चार्ज, क्लोरीन पे भी माइनस चार्ज, एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो होता ही नहीं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी होता। तो चौथा रिएक्शन जो इस बात को कंफर्म कर रहा है OH बॉन्ड के क्लीवेज को, कि जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें बना के दे देता है क्या बच्चों, अमोनियम सॉल्ट बना के दे देता है। और अगर हम इस अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं, अमोनियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो हमें ये एमाइड दे देता है। और इस तरीके से वापस से हमने 4 रिएक्शन से OH बॉन्ड के क्लीवेज को कंफर्म किया है। तो हमने ये बता दिया कि H बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, हमने ये बता दिया OH बॉन्ड का भी क्लीवेज हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जहां पे COOH ग्रुप पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है रिडक्शन। तो रिडक्शन बच्चों आप लोग हर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको अल्केन से मिलेगा एल्कोहल, एल्कोहल से मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन, और उससे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में भी ये पढ़ रखा है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है ना बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने हीट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने हीट किया, और जैसे ही हमने हीट किया, रिड्यूस किया, वो भी किसके प्रेजेंस में, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या तो डाइबोरेन B2H6। अब डाइबोरेन कई जगह पे आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा, या तो आपको कई जगह इस तरीके से भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों बच्चों डाइबोरेन ही है। तो डाइबोरेन या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होके हमें क्या दे देगा बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल दे देगा, ठीक है, जो प्रूव करता है कि पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, क्योंकि वही रिड्यूस हो रहा है। और दूसरा रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आइए पढ़ते हैं। लिखा ही नहीं है, इट हम लिख देते हैं, द प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। तो जब रिएक्टेंट में से 1 कार्बन हमें कम करना होता है तब हम डीकार्बोक्सिलेशन यूज करते हैं। आइए इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे RCOOH है, मान लेते हैं R का मतलब 5 कार्बन, यहाँ पे COH में 1 कार्बन, तो टोटल रिएक्टेंट में कितने कार्बन बच्चों, 6 कार्बन। और जैसे ही हम NaOH plus CO यूज करते हैं, इसको सोडा लाइम कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में रिटन में दे दे
सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, तो क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ क्या बन गया बच्चों, RH और Na2CO3। अब देखिए R में कितने कार्बन थे, 5, एक और कार्बन इसमें दिख नहीं रहा है, तो अब यहाँ रिएक्टेंट 6 कार्बन से इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, 5 कार्बन में कन्वर्ट कर दिया। तो डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो एक कार्बन कम करने के काम आता है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट की। हाइड्रोकार्बन मतलब इस पार्ट की। अभी तक OH ने रिएक्ट किया, H ने रिएक्ट किया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने रिएक्ट किया, अब रिएक्ट करेगा पूरा R ग्रुप, मतलब कि आपका अल्केन। अल्केन का जो रिएक्शन है उसको कहते हैं हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, या तो शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन। ये कहता है कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब बच्चों आप सोचेंगे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के। किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा, अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो उसको क्या कहेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे जुड़ा हुआ कार्बन, क्या इसके पास अल्फा का, इसको अल्फा कार्बन कहेंगे। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, जी हाँ 2 हाइड्रोजन है, इसको कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे इसको किसी भी हैलोजन, और यहाँ पे हैलोजन में या तो क्लोरीन और या तो ब्रोमीन, रेड फास्फोरस से रिएक्ट करवाएंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। देखिए हमने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसको अलग कलर से दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि अल्फा हाइड्रोजन ही ये रिएक्शन देगा, नहीं तो वो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिंग्स के रिएक्शंस की बात करते हैं। अभी तक जितने भी हमने रिंग पढ़े थे हेलोएरीन्स में, फिनॉल में, सारे ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग थे, क्योंकि उनपे जो ग्रुप अटैच था वो उनको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, क्योंकि उसके पास लोन पेयर था। ये जीओसी में हमने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप के कारण और थोड़ा सा रेजोनेंस के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है तो बेंजीन बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा और बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिए बेंजीन ने इस ऑर्डर में इसको इलेक्ट्रॉन दिया, और जब इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया बच्चों, नेगेटिव चार्ज हर बार आ रहा है मेटा पोजीशन पे। हर बार किस पोजीशन पे आ रहा है, मेटा पोजीशन पे आ रहा है। और क्योंकि बेंजीन का ओरिजिनल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिच होना, तो जितने भी रिएक्शंस देगा वो इलेक्ट्रोफिलिक ही देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में कहां पे अटैक करेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा तो मेटा पोजीशन पे। तो इसके जितने भी रिएक्शंस होते हैं एक्चुअली आपको 2 ही पढ़ने हैं, नाइट्रेशन एंड हेलोजनेशन। तो ये दोनों कहां पे होंगे बच्चों, दोनों किस पोजीशन पे होंगे, मेटा पे। मतलब आपने बेंजोइक एसिड का अगर नाइट्रेशन कराया, आपको रिएजेंट पता है HNO3 के प्रेजेंस में, तो वो अटैक कहां करेगा, मेटा पे। ऑर्थो पैरा वाली कहानी खत्म हो चुकी है बेंजोइक के लिए। और हेलोजनेशन में भी क्या होगा बच्चों, हेलोजनेशन में भी क्या होगा, ये भी अटैक करेगा मेटा पे। तो यहां खत्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका ये टॉपिक। अगले वीडियो में हम जब आपसे मिलेंगे तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के हम क्वेश्चंस करेंगे, और फिर बाकी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के। तो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना अगर आप अंत तक आए हैं, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।